गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका नेक्स्ट सेशन। सबसे पहले जो होमवर्क किया था आपने, शायद वो सभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से समझ गए हैं कि कैसे फंडामेंटल बैंड जो है कैलकुलेट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल डायटोमिक एसएचओ को एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डायटोमिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि जब सिंपल को नहीं समझेंगे तो फिर आपका जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो है एक ना बढ़िया सा एक रिजिड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। इनमें हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये जो है वाइब्रेशन से इनके बीच जो है बॉन्ड जो है क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको जैसे पिछले लेक्चर में समझा रहा था कि सपोज अगर हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं या दो डायटोम वाला एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज मान लो कि इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास जो है m2 है। तो ये जब वाइब्रेट करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस है उनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी ज्यादा होगी। तो सपोज मान लो कि एक इक्विलिब्रियम जो आपका इनका डिस्टेंस होगा उसको अपन एक आर ई ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो ये फिर से अपने क्या होता है, वो कंप्रेस होता है, फिर से अपने पुराने स्टेज में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और हुक्स लॉ को हम पढ़े थे माइनस के एक्स। और एक्स एक्चुअल में क्या है, तो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन को दिखाता है। एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो है x है उसको r माइनस आर ई से भी डिनोट किया जाता है, जहां पर r ई क्या है और r क्या है, ठीक है। तो ये जो r डिस्टेंस है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेच करते हैं इसको तो उसमें आपका जो है कितना डिस्टेंस या कितना लेंथ में डिस्प्लेस हुआ, और आर जो है उस रिस्टोरिंग फोर्स जो इक्विलिब्रियम एक लेंथ है इनका वो, तो अगर मैं इनमें अगर डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट है वो पता चल जाएगा उस वाइब्रेशन के कारण, उस स्ट्रेचिंग के कारण, ठीक है। एफ जो है ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली के जो है आपका क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। और यही जो फोर्स कांस्टेंट है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हुक्स लॉ की, इट फॉलोज हुक्स लॉ, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके लिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो आपका डिराइव कर रहे थे, जो एक्सप्रेशन हमने आइडेंटिफाई किया था, द क्लासिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्लासिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए दिखाया जाता है V x इज इक्वल टू 1/2kx का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको प्लॉट किया जाता है, तो जब मैं आपको पिछले भी क्लास में दिखाया था कि जब इसको हम डिस्प्लेसमेंट ये जो आपका x के रिस्पेक्ट में जब इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व को डिराइव किया जाता है या सॉरी रिप्रेजेंट किया जाता है,
तो ये जो है कुछ पैराबोलिक शेप रखता है। अगर मैं सेंटर पॉइंट को 0 दिखा रहा हूँ और इसमें पॉजिटिव एक्स, इधर निगेटिव एक्स, और यहाँ मैं पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ग्राफ जो है आपको पिछले लेक्चर में भी दिखा होगा कि जब मैं इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा था शुरू में, तो वहां पर कुछ ऐसे ही बना था क्या? उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का यस सर। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये इस कोऑर्डिनेट को टच करता है, वहां पर x का वैल्यू जो है 0 होता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज वहां पर उसकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल पोटेंशियल एनर्जी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 1D SHO के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, फॉर 1D SHO हम अभी वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक कोऑर्डिनेट में हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो 1D SHO में जो श्रोडिंगर इक्वेशन दिया जाता है वो d²/dx², एक कोऑर्डिनेट के लिए मेंशन करें तो sin प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन शुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट को दिखाते हैं। जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है उसको समझ पाएंगे। बट ये जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, इनके हेल्प से अगर हम ये बोलें कि जो आइगन वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे एनर्जी के लिए, आइगन वैल्यू इंपॉर्टेंट ये है, द एनर्जी, आइगन एनर्जी, आप ये बोल दो कि द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये होता है ई वी इज इक्वल टू, सपोज मैं इस कांस्टेंट को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले जो पढ़ा रहा था तो वहाँ पर म्यू वगैरह यूज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं v से मेंशन कर रहा हूँ, तो v प्लस हाफ एच न्यू। ठीक है, ये होता है, तो कौन सा यूनिट में दिखाया जा रहा है इसको? जूल में। ठीक है, इसी को आपका जो है, अगर मैं h को एक रिप्लेस कर दूं h कट से और यहाँ पर मैं ओमेगा के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं, तो यही इक्वेशन जो है v प्लस हाफ h कट ओमेगा निकलता है। ठीक, लेकिन ये जो है आपका ये जूल में है, लेकिन हमको जब IR स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं तो आप भी इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस किए होंगे कि जो भी यूनिट्स हैं, जो एनर्जी वैल्यू होते हैं उनके, ठीक है, वो सेंटीमीटर यूनिट्स में वेव नंबर के फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, तो कभी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि इन यूनिट्स का कन्वर्जन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा इसको मैं ऐसा एप्सिलॉन टाइप का ई दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं जूल से वेव नंबर में, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आप इस जूल वाले ईवी को hc से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है वैल्यू आ जाएगा इसमें सेंटीमीटर में, और ये आपका वैल्यू निकल के आता है v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन, इसी को बोलते हैं ओमेगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। और ये जब ऐसा फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका सेंटीमीटर इनवर्स में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो v टर्म जो यूज हो रहा है, v टर्म,
ये एक्चुअल में ये जो v है वो क्या है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ओके, सो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर के लिए जब इसको असाइन करेंगे इस एनर्जी एक्सप्रेशन को, तो कैसे डायग्राम बनेगा? जो आपका वो एनर्जी का जो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, उसमें हम अगर इन एनर्जी क्वांटम नंबर वैल्यूज में लेकर के हम एनर्जी लेवल्स को असाइन करें तो कैसे होगा वो? तो एक्चुअल में पहले मैं इसको बना देता हूँ। ये जो है कुछ ऐसे टाइप का बना था क्या? ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। ये देखिए, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला वाला 0। और आपका फार्मूला क्या था भाई? अभी EV इज इक्वल टू v प्लस हाफ और क्या था h न्यू, और यही जो है जूल में था। और जब यही EV के फॉर्म में आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका v प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो क्यों नहीं इसका वैल्यू रखते चले अपन, क्या होता है लेट्स फाइंड। तो ये क्या कहलाएगा E0, और E0 जब v का वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पर देखो v का वैल्यू जब 0 रखोगे तो पहले जो एनर्जी लेवल है उसका वैल्यू क्या आएगा? हाफ ओमेगा ऑसिलेशन। समझ आया क्या? कब? जब ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। और यही जो है जब तुम जूल में दिखाओगे तो EV इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ h न्यू, इसमें जूल में, इसमें जूल में। इज इट क्लियर? यस सर। सो अगर हम बात करें सर नेक्स्ट लेवल का क्या किस्सा होगा, तो आप क्वांटम नंबर को बढ़ाते चलिए और वहां पर उस v का वैल्यू रखते चलिए, तो उसके लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या आ जाएगा? एनर्जी लेवल का एनर्जी, मतलब इस लेवल का जो सबसे ग्राउंड लेवल है इसके लिए उसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ ओमेगा ऑसिलेशन। ओके, तो क्यों ना हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 बढ़ते इंक्रीजिंग क्रम में ले जाइए आप। तो कितना टाइम लगेगा आपको इसको मेंशन करने में कि अब ये E1 जो होगा कितना निकलेगा? 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। और इधर वाला तो आप लिख सकते हैं खुद से। अब कोई बोलेगा E2 इज इक्वल टू सर ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। ये क्या हो जाएगा? E4 इज इक्वल टू 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। किसको समझ नहीं आया? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, v का वैल्यू रख रहे हैं फार्मूले में। जब मन करेगा सेंटीमीटर इनवर्स वाले में यूनिट में रखना है तो उसमें रख देंगे, जब मन करेगा जूल में चाहिए तो वो वाला फार्मूला रख लो, जब मन करेगा कि हमारे क्वेश्चन में एच कट वगैरह आ गया है तो वो वाला फार्मूला रख लेना। अरे समझ आया? यस सर। आप यस सर कई लोग बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पर जब देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन वाला जो आप लेवल्स दिखाए हैं उनमें कुछ गेप्स जो है वो हमको कुछ सेम सेम दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं क्या? ये गेप ले लो,
चाहे इन Yes, sir. दोनों के बीच का गैप ले लो, Yes, sir. चाहे इन दोनों के बीच का गैप ले लो। तो भैया ये तो बच्चा भी सिखाता था हमको कि अब जब हम बच्चे थे तो भी हमको सिखाया जाता था कि गैप कैसे निकालते हैं। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, लोअर और अपर जो आपका जिनके बीच कंपेयर कर रहे हैं उनके वैल्यू को आप डिफरेंस कर दीजिए, आपको गैप मिल जाएगा। समझ आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि चलो अगर मेरे को तुम इसका गैप बताओ, पहले का मतलब E1 माइनस E0 बताओ, तो क्या आएगा? 1/2। 1 ओमेगा ऑसिलेशन। 1/2 वाला कौन है भाई? थोड़ा कंट्रोल किया करो यार, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। और ओमेगा ऑसिलेशन, यही तो होगा, कॉमन निकाल दो। अब किसको नहीं आता 3/2 में 1/2 को सॉल्व करना? 2/2 होगा, और 2/2 Yes, sir. मतलब 1 ओमेगा ऑसिलेशन। अरे इसका मतलब इतना 3-5 क्यों कर रहे हैं? सीधा आप बोलो कि इनका गैप जो है सर ओमेगा ऑसिलेशन है, और अगर इनके बीच सभी एनर्जी लेवल्स के बीच जो गैप है अगर वो सेम होगा तो उसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि सभी के बीच का जो गैप होगा वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है। अब ये होता है तो जस्टिफाई भी होना चाहिए। तो कोई भी दो लेवल्स को आप ले करके, सक्सेसिव लेवल्स को लेकर के उनका डिफरेंस निकाल लेना, सभी का सभी क्या निकलेंगे, ओमेगा ऑसिलेशन। क्या मैं सही हूँ? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन क्या करूँगा, ठीक है, कि जस्टिफाई करो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। या तुमको जब ऑब्जेक्टिव दूंगा मैं तो कमेंट पूछूंगा कि या क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं या फिर इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगा इट डिपेंड्स ऑन, इसमें कुछ फैक्टर्स लगा करके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फोकस करता हूँ इस डायग्राम के ऊपर, क्योंकि अगर ये डायग्राम मेरे दिमाग में अगर फिट हो गया कि तो कैसे दिखता था, तो मैं इस डायग्राम को देख करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कई सारे कमेंट्स, कई सारे प्रॉपर्टीज इसके लिए मैं असाइन कर सकता हूँ। समझ आ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। अब मैं जो आपका लेक्चर जहाँ से छोड़ा था वहां से स्टार्ट करता हूँ, और वो था आपका सिलेक्शन रूल। क्या था? सिलेक्शन रूल मतलब इन लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम देते हैं, तो वो कौन से ट्रांजिशंस हैं जिनके कारण मैं बोलूँगा कि तुम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दोगे। क्या पता तुम जीरो से लेकर के सीधा जंप कर गए थर्ड लेवल में, और एक बोल रहा है जीरो से मैं 1 तक जंप किया हूँ, एक बोल रहा है 1 से मैं 2 में गया हूँ, और एक बोलता है मैं 0 से 4 में चला गया हूँ, ठीक है। तो ऐसे में तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आएगा, इंटरप्रेटेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो कौन से ट्रांजिशंस होंगे जिनको हम अलाउ करेंगे इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के स्पेक्ट्रम में, आईआर स्पेक्ट्रम में। तो उसके लिए कुछ सिलेक्शंस रूल असाइन किए गए हैं कि अगर इन रूल्स को वो फॉलो करेंगे वो ट्रांजिशंस, तब हम बोलेंगे कि आप जो हो एक वैलिड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप अगर वैलिड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका स्पेक्ट्रा को भी हम वैलिड बोलेंगे, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन में उसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन सिलेक्शन। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इन्होंने बहुत सिंपल से सिलेक्शन रूल बना दिया, नाम में ही सिंपल था, इसलिए इन्होंने जब सिलेक्शन रूल बनाया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, तो ये जो डेल वी था, जो हम क्वांटम नंबर जो देख रहे थे हम एनर्जी लेवल्स में, ठीक है, उनमें गेप होना चाहिए बोला ये +-1, और इस +-1 का मतलब वो ये बोल गया कि तुम जो हो वही ट्रांजिशंस लोग क्या करोगे, अलाउड रहोगे
सपोज एक का जो वैल्यू क्वांटम v का वैल्यू v है, तो एक का जो है v प्लस 1 होना चाहिए। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये इतना गैप होना चाहिए कि सिर्फ इनमें 1 का गैप होना चाहिए इन क्वांटम नंबर्स या v के वैल्यू में। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं अगर ये बोल दूं कि यहीं पर ऐसे मैं मेंशन कर दूं, ये मेरा v है, v0 है, या चलो v ले लेता हूँ समझाने के लिए, इसको मैं v प्लस 1 बोल दिया और ये v प्लस 2 हो गया। तो अगर कोई बोलता है कि क्या ये ट्रांजिशन अलाउड थे, यहाँ से यहाँ क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होंगे, तो इसके लिए तो डेल v का वैल्यू जो है क्या होगा, अलाउड होंगे? डेल वी का वैल्यू नो सर, 2 आएगा तो डेल v अलाउड का नहीं होगा। वैल्यू 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा। तो ये जो है ट्रांजिशन जो है नॉट अलाउड। समझ आया? और ये क्या होगा, यहाँ पर डेल v का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, तो क्या बोलोगे आप, इट इज काइंड ऑफ अलाउड ट्रांजिशन। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एक स्टेटमेंट बना सकता हूँ कि इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ओनली those transitions are allowed in which del v value are plus minus 1। या आप ये बोल सकते हो कि सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच ही ट्रांजिशंस अलाउड हो सकते हैं, अदर ट्रांजिशन जो है अलाउड नहीं होंगे। समझ आया? सिंपल है, प्लस माइनस 1 याद करोगे यस सर। हो जाएगा। अब बोलेगा Yes. कोई प्लस, अरे प्लस तब होगा जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, एब्जॉर्प्शन को, किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। सपोज मान लो कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है, तो वहाँ पर अपर लेवल से पार्टिकल जो है वो नीचे अपने नीचे वाले लेवल्स में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो उस टाइम पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी डेल वी की। ओके, तो इतना तो समझते हो आप? Yes. ठीक है, तो क्यों अब अपन यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी की। ट्रांजिशन तो हो गया, तो भैया उसके लिए वो कौन सी एनर्जी थी जिसके कारण वो ट्रांजिशन हुई, दैट इज डेल ई। समझ आया? और इसी डेल ई पर जो इस ट्रांजिशन एनर्जी का जो वैल्यू आएगा उसी को तो ये गायब करेगा, अरे उसी को तो ये गायब करेगा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है जनरली अपने जुगाड़ू अंदाज में, गुमशुदा की तलाश। तो यहीं पर जहाँ पर ट्रांजिशन एनर्जी होगी उसी पर आपका एक बैंड मिलेगा, ठीक है, तो एक बैंड मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ बैंड। और ये क्या है उसको ध्यान देना। तो सपोज मान लो कि अपन कहाँ चल रहे हैं, V1 से V1, या सीधा V ले लो यार, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इन चीज़ों को। V प्लस 1, तो ये ट्रांजिशंस क्या कह रहे हैं। सपोज मान लो कि मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूँ, तो इसके लिए एक वैल्यू डेल ई निकलता है, और ये डेल ई जो है एक्चुअल में इसको मैं कैसे असाइन करूँगा कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो V से V1 हुआ, V से V प्लस 1 हुआ। तो कौन बताएगा इसके लिए डिफरेंस क्या होता है।
अपर लेवल ई V+1 की जो एनर्जी होगी उसको माइनस कर देना ई वी की एनर्जी। और मेरे को तो ये अच्छे से पता है, क्या पता है बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए चाहे कोई भी सक्सेसिव एनर्जी लेवल हो, उनके बीच का गेप क्या होता है? ओमेगा बार ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। पीछे का याद रखना, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ पीछे का जरूर पूछता हूँ, पीछे से ही रिलेट करूँगा, ठीक है? ये किससे बराबर है? ओमेगा बार ऑसिलेशन की। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ओमेगा बार ऑसिलेशन अगर कैलकुलेशन किया जाता है तो इसका जो रिलेशन होता है रिड्यूस मास और फोर्स कांस्टेंट के साथ, क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है, इसका जो गेप है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गेप है वो क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से डायटोमिक मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज वाइब्रेट करा रहे हो, ठीक है? तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उन दोनों एटम्स के बीच उस मॉलिक्यूल में, तो उसको उसका फोर्स कांस्टेंट बताएगा कि हम कितने अच्छे से बंधे हुए हैं, या फिर ये बताएगा कि उसके साथ साथ कि हमारा मास क्या है, हम कितने रिड्यूस मास वाले रखे हुए हैं। तो इस ओमेगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट के और रिड्यूस्ड मास के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। दैट इज, आई कैन से दैट omega oscillation is directly proportional to the root of force constant and inversely proportional to the root of reduced mass। इसी को तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आइसोटोप का इफेक्ट बताओ, आइसोटोप का इफेक्ट बताओ, तो भैया वही तो है, आइसोटोप का इफेक्ट बताओ जब तुम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। रोटेशनल में तो बता दिए, अरे कर लोगे। ये जो वैल्यू है, ये फार्मूला जो होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ई का सिंबल चेंज करूंगा, ई का सिंबल दैट इज, अगर मैं इसको डेल ई से दिखाता हूँ, वी से V+1, तो ये फार्मूला आपके निकल के आ जाता है 1/2 पाई सी, हट जाता है, एक चीज छूट गया, यहाँ से सी छूट गया, यहाँ पर आपका 2 पाई सी आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पर आपका ये सी वर्ड नहीं रहता और बाकी के अपॉन रूट के अपॉन म्यू जो है यहाँ रहता है, और ये जब ऐसा होगा तो इसका यूनिट होता है जूल। याद रहेगा ये? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, ठीक है। तो ये डेली का वैल्यू जो है, अगर मैं सेंटीमीटर इनवर्स में पूछूंगा तो ओमेगा बार ऑसिलेशन होगा, लेकिन अगर मैं जूल में पूछूं तो इसका गेप क्या होगा बच्चा? तो इसका गेप का वैल्यू होगा एच म्यू। ये किस में होगा? जूल में। और ये किस में होगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। Centimeter inverse. एग्जैक्टली, समझ आया? Yes. वेरी। Yes, sir. अब पढ़ते हैं अपन जीरो पॉइंट एनर्जी। इसको तो मैं पहले पिछले क्लास में पढ़ाया था, चलो आपको एक बार और याद दिलाते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जीरो पॉइंट एनर्जी का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है सर, एक ऐसा वैल्यू जहां पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाए वही जीरो पॉइंट एनर्जी हो, बताइए क्या? नो सर, जो ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी होगी उसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। वेरी गुड। तो जो उनका जीरो पॉइंट एनर्जी अगर किसी का भी आप निकाल रहे हो तो उसके लिए जो क्वांटम नंबर, उस एनर्जी लेवल से जो क्वांटम नंबर मेंशन होता है, वहां पर आप क्या कर दो, म्यू इज इक्वल टू, या v इज इक्वल टू मिनिमम, तो v इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम कितना हो सकता है? v जीरो। तो क्यों ना
ये जो फार्मूला अभी हम निकाले थे ई वी, इसको अपन वो रखें, वैल्यू रखें 0, तो ई 0 में रख दूंगा, या ऐसे लिखूं मैं v प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू, मैं इसको क्या मेंशन करूंगा, या इधर मेंशन कर देता हूँ, इसको अब मैं 0 रख देता हूँ, ई 0, और ई 0 जब मैं रखूंगा तो ये 0 प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, आप बोलोगे सर ये तो ओमेगा बार ऑसिलेशन का आधा है, अरे यही था वैल्यू, यस सर। यही आएगा। yes sir, और अभी हम पढ़ के आ गए कि ओमेगा बार ऑसिलेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, सर कोई भी दो जो गेट होता है ना, दो सक्सेसिव लेवल के गेट, वो एग्जैक्टली बराबर होता है किसके, ओमेगा बार ऑसिलेशन के। इज इट क्लियर? यस सर। तो बर्थडे में क्या आ जाएगा 2। अब कोई जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ के आया है, क्या पढ़ा कि सर ओमेगा बार ऑसिलेशन या जो डेल ई है उसका वैल्यू तो 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू होता है, तो वहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पाई सी, और ये जो हो जाएगा आपका रूट के अपॉन म्यू, और पूरा ये मैं मेंशन कर रहा हूँ सेंटीमीटर इनवर्स। इज इट क्लियर? तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई सी, क्या हम सही है? Yes, sir. yes तो मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फार्मूला याद करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, उन टर्म्स को समझना डिफिकल्ट टास्क है, कि जब मैं फार्मूला को एकदम रट के गया 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, तो वो बराबर था ओमेगा बार ऑसिलेशन के, लेकिन धोखे से मेरे को ओमेगा बार ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है पूछ रहा है, क्या वो 0 पॉइंट एनर्जी, तो उसको क्या याद है कि हमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, तो एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए तुमको कि ओमेगा बार ऑसिलेशन दैट इज इट्स रिप्रेजेंट द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, E0 represent the 0 point energy, del E represent the transition energy या position of movement। मैं कभी भी कुछ टर्म्स को पूछूंगा आपको कि डेल को क्या बोलते हैं, तो याद आ जाएगा कि यहाँ से वो ट्रांजिशन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज पोजीशन ऑफ बैंड को। Yes, sir. ठीक, सो अभी हम ये बोल रहे हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी उस एनर्जी लेवल का एनर्जी होता है जिसके लिए उस v का वैल्यू जो है इस SHO के लिए मिनिमम दैट इज 0, दैट इज E0 is equal to 0 point energy is equal to 1 upon 4 pi c under root k upon mu in centimeter inverse। Is it clear? Yes, sir. ठीक, अब इसी को क्यों ना देख लें हम, ये तो पीछे स्लाइड में जो हम मेंशन कर रहे थे, अरे देखो यही तो था, यही तो है जो नीचे लिखा है, यही तो है 0 पॉइंट एनर्जी, तो कम से कम इतनी एनर्जी तो होगी यार, तब तो हम बोलेंगे कि वहां पर वो वाइब्रेशन कर रहा है। अरे ठीक, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, हमने टर्म्स पढ़ लिए, ट्रांजिशन एनर्जी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, पोजीशन ऑफ बैंड, सिलेक्शन रूल। अब 0 पॉइंट एनर्जी पूछा वो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो फिर तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर वो पूछ देता है तुमको 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि तुम्हारे सिलेबस में वो भी तो है, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल।
तो इसके लिए क्या करोगे? सर फार्मूला रख के आए हैं, 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ और ओमेगा बार ओमेगा ऑसिलेशन ऑसिलेशन। ये किसके लिए पढ़े? डायटोमिक के लिए। वेरी गुड। लेकिन पॉलीएटॉमिक के लिए सर तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि उसमें कितने वाइब्रेशनल मोड हैं, उनको सबको हम जोड़ देंगे सर, तो वहाँ पर हमको उसकी 0 पॉइंट एनर्जी मिल जाएगी कि जब एकदम मिनिमम लोएस्ट कंडीशन में था वो मॉलिक्यूल, तो अल्टीमेटली कितने वाइब्रेशन हो रहे थे वहाँ, और उन सबको हम समेशन कर देंगे वहाँ पर, वो तो वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, समेशन ऑफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। और कितने बार समेशन, तो ध्यान देना इसके लिए बोला जाता है जितने वाइब्रेशनल मोड होंगे उतना समेशन। तो ये 3n-5 हो सकता है या फिर 3n-6। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर, एग्जैक्टली। क्या कर लोगे? हाँ सर। यस सर। अब कोई बोलेगा सर आप ओमेगा बार ऑसिलेशन पढ़ा के गए थे हमको, ठीक है, और वो पूछ क्या दिया था हमको, वो दिया था क्वेश्चन में डेल ई, तो नहीं पता क्या ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या होता है, डेल ई के बराबर होता है, जिसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ डेल ई। यहाँ क्या आएगा, 3n-5 या फिर 3n-6। लेकिन हम इसमें किसको पढ़ रहे हैं, सब में किसको पढ़ रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो कोई बोलेगा क्या दिक्कत है सर, जूल में हम क्या करेंगे, जूल में क्या करेंगे, H2 वाला टर्म आ जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा एच न्यू, और यहाँ पर 3n-5 या फिर 3n-6, ये किसमें होगा, जूल। तो एक बार और डेली लिख लेना, और वहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं होगा उस डेली का वैल्यू, जो कि किसमें होगा, जूल में होगा। अरे कर लोगे? यस सर। कैसे पता चलेगा मेरे को Yes. कर लोगे, कैसे पता चलेगा मेरे को कर लोगे? क्वेश्चन दे देना सर। क्वेश्चन कर लेते हैं सर एक। सर असाइनमेंट दे देना। ठीक है चलो, H2O मॉलिक्यूल है, बिन पानी सबसुम, बेचारा इतना जगह जगह आता है। सबसे पहले एग्जांपल मेरे को समझाओ तो समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा करीब से जुड़ा रहता हूँ किसी के भी, ठीक है। सो अगर बात करें कि इसके लिए जो एक वैल्यू है V1 की, वो वैल्यू है 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, और V2 है आपका 1595 सेंटीमीटर इनवर्स, और एक V3 है, या V3 बोलो सीधा, 3749 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो मैं एक चीज तुमको क्लियर बता देता हूँ कि V1 U1 ओमेगा बार ऑसिलेशन डेल ई, सर वो आप एप्सिलॉन वाला डेली लिखोगे या फिर वो सिंपल सा कैपिटल वाला टाइप का डेली लिखोगे, तो ऐसे में पहचान है क्या ना, वो दिखावा होता है, सिर्फ दिखावा। तुमको पहचानना है उसका यूनिट क्या है, और जब यूनिट ये है तो कौन से टर्म को किस यूनिट से दिखाया जाता है। अगर इस सेंटीमीटर इनवर्स में अगर ये वैल्यू दिया है तो ये तुमको वेव नंबर में दिया है, समझ आया, ओमेगा बार दिया है ऑसिलेशन वाला। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर। तो क्यों ना हम बाद में हमको काम आएगा कि आप बोलोगे सर H2O पढ़ाए हो क्या आप H2O को, मैं तो बोल दूंगा मैं H2O पढ़ाया हूँ। ये जो है ये किसके हाँ। लिए है, ये OH सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए मिलता है ये बैंड, ये होता है आपका बेंडिंग के लिए, अरे ठीक, और ये होता है यस OH सर। असिमेट्रिक के लिए, OH असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। कौन निकाला है H2O के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड, कौन निकाला है, पहला एग्जांपल कल मैं आपको जो पिछले क्लास में दिया था,
सब निकाले थे सर, ठीक, 3 आया था। 3 आया था। 3 है। वेरी गुड। कितने बेंडिंग और कितने स्ट्रेचिंग? सर 1 बेंडिंग और 2 स्ट्रेचिंग मोड आए थे। क्या ये मैं अपने मन से लिखा हूँ कि ऐसा होता है? होता है सर। Exactly. तो ये एग्जैक्ट डेटा है उसके लिए, समझ आया? तो इसके लिए मैं तुमको अब पूछूंगा, व्हाट इज द 0 पॉइंट एनर्जी? फर्स्ट सर 4 क्या क्या क्या? 4494.5 आ रही है। और वो 4090। हाँ, अब देखो भाई थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। मेरे टाइप के अगर 2000 वाला फोन रखे होगे तो थोड़ा सा अलग वैल्यू आएगा कुछ पॉइंट रेंज में, और कोई आईफोन रखा होगा तो उसका अलग वैल्यू आएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कौन किसका कितना सेंसिटिविटी है, मोबाइल की कैलकुलेटर कहाँ कौन से डिजिट का को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है आपका आंसर। मैं तो ये बताऊंगा कि 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पर जो होगी वो होगी हाफ V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि ओमेगा बार एक्चुअल में ये मेरे को यूनिट जो बता रहा है, ये मेरे को दिया है ओमेगा बार ऑसिलेशन, और मेरा फार्मूला होता है क्या? मेरा फार्मूला होता है क्या? समेशन ऑफ कितना 3n-5 की 3n-6? 6 है। 3n-6। और 6 का मतलब क्या होता है? 3 किया 9, 9 9 से 6 घटाओगे तो 3। तो ऐसा मत करना कि ये आपको बटे में इज इक्वल टू 3, और 3 मतलब आपको तीनों डेटा दिए हैं, और जब तीनों डेटा दिए हैं तो आपको सिर्फ इन ओमेगा बार को समेशन करना था, जोड़ना था, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो जो आपके किस्मत में है, जिसको अच्छा गणित आता है इसको जोड़ने के लिए और उसको 2 से डिवाइड करने के लिए, उसका वैसा आंसर आएगा। और मेरे टाइप के थोड़े होंगे कमजोर होंगे तो उनका थोड़ा दूसरा आएगा। ठीक है, ओके, कर लोगे? हाँ सर। आगे है एक और एग्जांपल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, V1 है इसके लिए 13375 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये होता है इसका लिए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में होता है, उसका डेटा है। और ये जो V2 म्यू2 जो है वो दिया है 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है बेंडिंग मोड के लिए। बेचारे बेंडिंग मोड में लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन असिमेट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। 2349 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है आपका असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ओके, कॉपी पेन उठाओ। सर 3 ही CO2 के लिए तो 4 होता है क्या? वही तो आपको जानना है। तो भला हो गया कि आप शुरू में ही बोल दिए। बाकी लोग क्या कर रहे थे? सर वो जो बेंडिंग मोड है उसको 2 लेते हैं इसमें, और मतलब सेम वैल्यू को 2 बार ही लेते हैं और बाकी दोनों ऐड करते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये जो मोड होता है ना, ये आपका सेकंड मोड जो बेंडिंग मोड होता है, वो आपका डीजनरेट होता है। क्या होता है? डीजनरेट। डीजनरेट मतलब वहां पर दो सेम वैल्यू की दो एनर्जी लेवल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको मैं CO2 को और बताऊंगा जब फर्मी रेजोनेंस वगैरह, कपल वाइब्रेशन वगैरह इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो वहां पर इन चीजों को मैं लाऊंगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/2। नो डाउट V1 तो जुड़ेगा,
नो डाउट V3 भी जुड़ेगा, बट डिजनरेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 2V2 लेना पड़ेगा। आप कर लोगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो आपका लेवल है वो आपका डिजनरेट है। ठीक, क्या आएगा वैल्यू? 2510.25. एग्जैक्टली 2510.2। किसमें आएगा? हाथी में, घोड़े में, किसमें आएगा? Centimeter inverse. ठीक, समझ आया? अरे कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं? कल मैं पढ़ाऊंगा या अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। बोलते हैं कि सिंपल वाला जब याद हो जाए या सिंपल वाला समझ आ जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि कौन सिंपल है और कौन सिंपल नहीं है डिसाइड करने में, है ना? तो डोंट वरी, आगे क्लास में पढ़ेंगे अपन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। उम्मीद ये करता हूँ कि सिंपल वाला आपको अच्छे से याद हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोग को तुमको बार बार दिखेंगे। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ नहीं है, सब भूल जाओ IR वगैरह, जो बताया जा रहा है उसको एक टर्म 2 लाइन 3 लाइन को याद कर लो, फिर उसके बाद तुमको सब चीज साथ ही साथ मुफ्त में मिलते हैं। बोलते हैं नहीं, आजकल ट्रेंड चल रहा है बाई वन गेट मैनी फ्री। मैं टू भी नहीं बोलूँ, गेट मैनी फ्री। ठीक, चलो तो उसके लिए वेट एंड वॉच पढ़ते जाओ, तब आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू।